हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की मीन्स राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, तो देखिए ये जो एनसीएफ के बारे में ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो बीएड एग्जाम्स होते हैं या डीएलएड है, ठीक है, जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको जो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस करेंगे और जो इसका पीडीएफ नोट्स होगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आपको, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सीटेट सॉल्यूशनिस्ट, वही उसी नाम से मेरा सीटेट का जो चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी यही है, तो आप सिंपली उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ उसके पीडीएफ नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी इससे पहले कि जो लेसन प्लान है या जो भी मेरी वीडियो है सीटेट से रिलेटेड, तो वे आपको उसके भी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। तो एनसीएफ 2005 मीन्स राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो देखिए इसका जो प्रमुख सूत्र है, जो इसकी जो शुरुआत होती है क्या, बिना भार के अधिगम मीन्स लर्निंग विदाउट बर्डन या पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है, तो सिंपली सीरियल में पूछा जाता है बहुत बार कि जो एनसीएफ 2005 है उसका प्रमुख सूत्र क्या है, या वो सिंपल ये दे देता है लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना या बिना भार के अधिगम किसका सूत्र है। तो आप सिंपली से वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे टिक क्या करेंगे आप, एनसीएफ 2005 का ये सूत्र है। ठीक है, तो देखिए एनसीएफ 2005 की संरचना एनसीएफ 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की पहल पर तैयार किया गया था। देखिए बिना भार के अधिगम का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे बच्चे बहुत भारी भारी बैग लेके जाते हैं स्कूल, ठीक है, उनका पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन में रहते हैं बेचारे, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारा जो भार है, जो अधिगम जो भी मतलब ये कितना सिलेबस कर रखा है, जितनी टेंशन से बच्चे पढ़ते हैं, तो उसको कम करना है, जो आसानी से जो स्कूली बच्चे हैं उन पर थोड़ा भार कम हो और वो आसानी से पढ़ाई कर सकें, ठीक है, और इफेक्टिवली उसको सीख सकें। तो यही है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब देखिए तो इसके अध्यक्ष क्या है, इसके अध्यक्ष देखिए प्रोफेसर यशपाल शर्मा, ठीक है, जो प्रोफेसर यशपाल शर्मा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, यशपाल शर्मा समिति के सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो इस समिति के सदस्य थे उसकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या 38 थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे उस समिति के, और इनके जो सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 38 थी, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, हमारे देश में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना की आवश्यकता प्राचीन काल से अनुभव की जा रही है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारा देश में जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था हो गुणवत्ता बढ़े। ठीक है, और आसानी से हमारा छात्रों का, हमारे देश के छात्रों का उज्जवल भविष्य हो। तो ये वैसे ही की जा रही है जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके। इस संदर्भ में प्रथम बार प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसके बाद 1992 में संशोधन हुआ और अब 2019 की शिक्षा नीति भी आ गई है। ठीक है, प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया गया था सबसे पहले। इसके बाद इस सुझाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना को प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्कूलों के पाठ्यक्रम की चर्चा विशेष रूप से की गई। जो 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसमें क्या किया गया था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना को प्रस्तुत किया गया था और स्कूलों के पाठ्यक्रम की चर्चा भी विशेष रूप से की गई थी कि किस तरह से हमारा सिलेबस होना चाहिए, किस तरह से हमारी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। देखिए एनसीईआरटी के अथक प्रयासों से, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना का परिमार्जित गुणात्मक स्वरूप सन 2000 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के नाम से जाना जाता है और फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ संशोधन हुआ, इसका नाम क्या रख दिया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, एनसीएफ 2005। तो इसकी स्थापना क्यों आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा पाठ्यचर्या है, ठीक है, जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, उसने जो सबसे पहली बार इसको प्रस्तुत किया था, उसके बाद 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद 2005 में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे, और देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है। तो देखिए उद्देश्य क्या है इसके, राष्ट्रीय एकता का विकास, सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय एकता का विकास। तो राष्ट्रीय एकता का विकास होना चाहिए क्योंकि हमारा देश में बहुत धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए हमारे देश में। ठीक है, फिर देखिए इस तरह को शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, शिक्षण विधियों का अच्छे से यूज होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स का, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों का यूज होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए मानसिक एवं शारीरिक विकास होना चाहिए, ठीक है, मेंटल हेल्थ के, फिजिकल हेल्थ के साथ
मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, ये कहेगा मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ जरूरी है, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो एक फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद मेंटल हेल्थ तो अच्छी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अब देखिए आगे क्या है, आगे है सामाजिक एकता ये होनी चाहिए। ठीक है, सोशल यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक एकता होनी चाहिए। फिर देखिए राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, प्रभावी शिक्षण होना चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, अच्छी टीएलएम का यूज होना चाहिए, जैसे कि टीचिंग इफेक्टिव और टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव और जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य उनको प्राप्त हो सकें। फिर देखिए छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास डेफिनेशन भी है शिक्षा की। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास है महात्मा गांधी की जो डेफिनेशन थी शिक्षा के बारे में, तो आप इसको देख सकते हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, उसके बाद से देखिए और क्या है इसके उद्देश्य, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए। फिर देखिए संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, जो भी हमारे प्राचीन काल से चले आ रही परंपरा संस्कृति उनका संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए। मीन्स उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए समय समय पर, किस तरह से अपने शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं। फिर देखिए मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। मानवीय मूल्य में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार एवं सही सुनता जैसे मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। फिर देखिए शिक्षण साधनों में विकास में समन्वय होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षण साधन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनमें। ठीक है, तो आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, इनका सारा मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो ये चीज़ ही है, आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या है, आगे है राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। तो देखिए इनके सिद्धांत क्या हैं, तो नैतिकता का सिद्धांत है सबसे पहले। फिर देखिए आदर्शवादिता का सिद्धांत, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए रुचि का सिद्धांत, ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए। संतुलित विकास का सिद्धांत, उपयोगिता होनी चाहिए। ठीक है, उपयोगिता का सिद्धांत। फिर देखिए मानवता का सिद्धांत, ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानव मूल्यों का विकास होना चाहिए। फिर देखिए एकता का सिद्धांत है। फिर संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत है, सामाजिकता का सिद्धांत और समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट का सिद्धांत। तो ये सब आसान से ही है, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए इन सिद्धांतों के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना NCF 5 जो NCF 2005 है, उन सभी में सिद्धांतों का अनुकरण किया गया, जो कि एक आदर्श एवं श्रेष्ठ पाठ्यक्रम की संरचना के लिए आवश्यक है। ये सिद्धांत इसलिए किए गए हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम है वो बेस्ट बने, बेहतर बने। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी, जो कि छात्र, राष्ट्र, समाज एवं शिक्षा के विकास में प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। तो छात्र का विकास भी होना चाहिए, राष्ट्र का भी होना चाहिए, समाज का भी होना चाहिए और शिक्षक का विकास भी इसमें होना चाहिए। फिर देखिए आगे इसकी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, तो समस्याएं क्या हैं, हम इनको देख लीजिए। समस्याएं क्या हैं, तो सबसे पहले तो समस्या क्या है, भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा के बारे में समस्या है कि हमारी जो शिक्षण का जो माध्यम है वो कौन सी भाषा हो। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो हर किसी की अलग अलग भाषा है। ठीक है, तो बहुत सारे राज्य हैं अपने क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। फिर देखिए दूसरा क्या है, अब प्रत्येक अभिभावक क्या चाहता है कि उसका बच्चा क्या बने, बालक इंजीनियर बने, IPS बने, IAS बने। ठीक है, तो हर कोई यही चाहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ये भी एक समस्या ही है। ठीक है, अब वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पाठ्यक्रम संरचना की एक प्रमुख समस्या है। जो वेस्टर्न कल्चर आया है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ निगेटिविटी आई है इसमें। ठीक है, देख भारत एक विशाल देश होने के कारण संसाधनों का अभाव पाया जाना स्वाभाविक है। तो हमारे देश की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा देश है, तो संसाधनों का अभाव भी है। यहाँ फैसिलिटी जितनी नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, या बोल सकते हैं बिल्डिंग, स्कूलों के लिए बिल्डिंग्स नहीं है, और टीचर्स नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है, ये भी कुछ समस्याएं हैं। फिर देखिए समाज एवं राष्ट्र के सांस्कृतिक सामाजिक परंपराएं पाठ्यक्रम में संरचना में एक प्रमुख समस्या भी उत्पन्न करती हैं। ठीक है, फिर देखिए शिक्षक संबंधी जैसे शिक्षकों की समस्या है, शिक्षकों की संख्या कम होना है। ठीक है, और योग्य शिक्षकों का भी कम होना है, योग्य शिक्षकों की भी कमी है हमारे देश में। तो ये हमारे सब जो समस्याएं हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि इन्होंने पाठ्यक्रम को अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित तो किया ही है। अब देखिए आगे इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ी, NCF 2005 के में आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए आवश्यकता क्यों हुई, तो परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम। ठीक है, तो कुछ चेंज तो होना ही चाहिए समय समय के साथ। जैसे 1964 में कोठारी आयोग आया था, फिर उसके बाद से कुछ चेंज हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, फिर 1992 में उसमें संशोधन हुआ, फिर 2000 में ये NCF आया 2005। तो कुछ संशोधन होते रहता है हमेशा,
तो इससे परिवर्तन होना चाहिए, पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए समय के साथ, क्योंकि विकास तो निरंतर चलते रहता है। ठीक है, देखिए अभिभावकों की संतुष्टि होती, ठीक है, अभिभावक संतुष्टि हेतु होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए शिक्षण विधियों के विकास हेतु, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षण विधियों का विकास। ठीक है, क्योंकि जनरली तो पहले से प्राचीन काल से चले आ रहा है शिक्षक केंद्रित विधि में, शिक्षक के हिसाब से चलता था, शिक्षक सिर्फ बोलते रहते थे और छात्र सुनते थे, लेकिन इसमें कुछ चेंज आया और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड बने। ठीक है, अधिगम कर्तव्य केंद्रित विधि। ठीक है, फिर देखिए क्या है, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। देखिए फिर अगला क्या है, नवीन तथ्यों के समावेश हेतु कुछ हमारे जो नए टर्म्स हैं, नए फैक्ट्स हैं, उनका समावेश होना चाहिए। ठीक है, ये शोध के कार्य में, ठीक है, रिसर्च के फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी टीचिंग मेथड है उनमें कुछ नई चीज़ें आएंगी। फिर देखिए कक्षा शिक्षण हेतु, ठीक है, जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें कुछ सुधार के हेतु। फिर देखिए मानवीय मूल्यों के विकास हेतु सबसे बड़ी बात है मानवता के मूल्य हेतु। ठीक है, और लास्ट में क्या है, छात्रों की संतुष्टि हेतु। तो ये सब हमारे हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ी एनसीएफ के लिए। फिर देखिए आगे क्या है, शोध परिणामों के प्रयोग हेतु। ठीक है, फिर देखिए पाठ्यक्रम विकास हेतु, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए भाषा के समाधान हेतु, भाषा समाधान हेतु क्या आया, त्रिभाषा सूत्र आया था, तो उसके लिए भी एनसीएफ ने सुझाव दिए हैं। ठीक है, और फिर देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, तो हम देख सकते हैं एनसीएफ का हमें क्यों यूज हुआ। ठीक है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, और शैक्षिक जो शिक्षण प्रक्रिया उसका गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाएगी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2025 संपूर्ण शक्ति व्यवस्था के लिए अनुभव की जा रही थी। इसके द्वारा शिक्षा के में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मीन्स जो एनसीएफ 2005 आया उससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे सुधार हुए हैं। ठीक है, कुछ गुणवत्ता बढ़ी है और कुछ सुधार होने बाकी हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है ये भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो इसका पीडीएफ नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो सीटेट के लिए रिलेटेड थे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते थे, आ सकते हैं या आते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो बीएड के एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको पीडीएफ नोट से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपकी बुक है तो आप बुक से ही पढ़ सकते हैं। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा वहाँ आपको पीडीएफ। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।